नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और आप सभी का इस रामबाण की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। ये सीरीज बच्चों एक नॉर्मल सीरीज नहीं है। इस सीरीज से बिहार के लाखों बच्चों को ये उम्मीद रहता है, ये भरोसा रहता है कि अगर हम इस सीरीज से अपनी पढ़ाई कर लेते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं वो सवाल बन जाएंगे। और प्यारे बच्चों, भरोसा होना भी चाहिए क्योंकि हम ये रामबाण सीरीज को ये हमारा 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 यानी ये 5वां साल है हमारा जब मैं रामबाण के नाम से बच्चों को, बिहार के लाखों बच्चों को मैं ऑब्जेक्टिव क्लास लेने वाला हूं। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव सेशन में जुड़ जाइए और आप लोग मुझे बताइए आज का दिन आप लोगों का कैसा रहा। देखा बच्चों, आप लोग बहुत जोशीले हैं और आज पूरा दिन आप लोगों का क्लास हुआ। सुबह अगर आप लोग देखेंगे तो सुबह आप लोग का फिजिक्स से स्टार्ट हुआ था, साइंस वालों का, आर्ट्स वालों का सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ था और पूरा दिन आप लोग लगे रहे हैं। तो आप लोगों के इस मेहनत को मैं तो बस यही कहूँगा कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और प्यारे बच्चों इसको बनाए रखना है, ठीक है ना। कहते हैं शुरुआत तो कोई कर लेता है पर अंतिम तक कोई योद्धा ही उसको पहुंचाता है। तो याद रखिएगा, ये आपके पास अंतिम मौका है। अगर इस सीरीज में भी आप सीरियस होकर नहीं पढ़े, इस सीरीज में भी अगर आप क्वेश्चंस को 100% क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, क्वेश्चन को नहीं बना पाए, तो फिर आपका रिजल्ट थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, है ना। तो चलिए बच्चों शुरू किया जाए, स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो मेरे साथ जुड़े हैं सौरभ कुमार जी, नितेश कुमार हैं, साक्षी कुमारी हैं, प्रीतम कुमार हैं, सुनीता कुमारी हैं, देवराज कुमार जी हैं और ढेर सारे हजारों की संख्या में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। बच्चों, आज आप लोगों को दिखाना है कि ये सीरीज आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज आपको बताना है कि आप लोग का नेटवर्क कितना बड़ा है, आप कहाँ तक इस वीडियो को, लिंक को पहुंचा सकते हैं। तो लीजिए डिस्कशन, आप लोगों को एक प्यारा सा सूचना है भाई कि प्लीज इस सेशन को आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे और आपके गुरुजी की एक छोटी सी इच्छा है कि अगर इस लाइव सेशन में 15K प्लस स्टूडेंट, अगर 15,000 प्लस स्टूडेंट अगर इस लाइव सेशन में जुड़ जाए तो बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि रामबाण अगर हो रहा है और क्लास 12th के बच्चे अगर 15,000 ना जुड़े तो मजा कैसे आएगा। आइए जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए फटाफट से। और कहते हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 हिंदी विषय है और हम लोग ऑब्जेक्टिव का खात्मा करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। मेरे बच्चे 6 और 7 फरवरी के लिए लिखा गया है, अर्थात पता नहीं ऐसा क्यों लिखा है। कब पेपर है आप लोग का, है ना, 6 और 7 लगातार है क्या पेपर, यानी आर्ट्स का पेपर अलग होता है, साइंस और कॉमर्स का पेपर अलग होता है। तो 2 दिन होगा, आप लोग एक बार डेट बताना, मुझे श्योर नहीं हूं मैं। और बच्चों, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे सभी बच्चों का 50 में से 50 अंक बच्चों ऑब्जेक्टिव में आएगा, अगर वो बच्चा मेरे बताए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से आत्मसात कर ले, अच्छे से याद कर ले। तो मेरा दावा है आप सभी से, कि आपको 50 में से 50 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि हमारा ये रामबाण सीरीज से हिंदी विषय में कितने अंक लाने का लक्ष्य है, हमारे मार्कशीट में कितने अंक ऐड करने का लक्ष्य है। तो बच्चों कहना 50। देखो बच्चों, हमारा जो सिलेबस है बिहार का, अभी वो सिलेबस बहुत ईजी है, बहुत आसान है। वहां आपको 100 प्रश्न मिलते हैं और 100 में से सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। अगर जो बच्चे मुझसे साल भर जुड़कर स्पेशली हिंदी विषय को पढ़े हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 80 क्वेश्चन बनाने में सक्षम होंगे, 80 प्लस, पर बनाना 50 ही है। ऐसे में ध्यान रखना है कि वो जो सबसे ज्यादा, जिस आंसर पर आपको 100% भरोसा है, उसी आंसर को पेपर में बनाना है। तो चलिए, अब बात हुआ समाप्त, शुरू करते हैं। हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं 50 नंबर का। एक प्यारा सा पोल होगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा है कि हाउ इज द जोश, आज के सेशन को लेकर कैसा जोश है। प्लीज जहां कमेंट करते हैं आप लोग, वहीं पर एक पोल का ऑप्शन आया है, आप लोग देखेंगे और जल्दी जल्दी से सब लोग पोल करके बताएंगे कि आज के सेशन को लेकर आपके अंदर कितना जोश है। हाय सर, हाय सर, हाय सर, एकदम हाई होना चाहिए मेरे बच्चे। पावर ऑफ DOC एकदम हाई होना चाहिए। और आप लोग सिर्फ हिंदी की क्लास में नहीं, आज जो आप लोगों ने इंग्लिश की क्लास में, सभी क्लास में जो जोश दिखाया है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। जल्दी सब लोग पोल करेंगे और सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। लाइक बचाकर 2-4 बीघा जमीन नहीं खरीदना है, सब लोग फटाफट से सेशन को लाइक भी कर दीजिए।
आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं, है ना। एक बार सेशन को सब लोग लाइक कर देंगे, एक बार पोल कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि ये सब प्रक्रिया पूरा हो जाए। आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे कि बच्चों सबसे पहली बात तो गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुर्वेम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, प्यारा सा माँ का आशीर्वाद, माँ का पूजा भी आ रहा है, माँ का। बच्चों अगर जो विद्यार्थी पढ़ रहा हो और अगर आपके मन में माँ के प्रति श्रद्धा नहीं है तो फिर पढ़ने में मन कैसे लगेगा। तो माँ के प्रति श्रद्धा हमें उत्पन्न करना चाहिए। आगे बच्चों देखते हैं, अब बातों से नहीं रातों से लड़ने की तैयारी है। भाई इतनी रात तक आप लोग पढ़ रहे हो, अब बातों से नहीं रातों से लड़ने की तैयारी है। हाँ, अब रामबाण तांडव और अंतिम प्रहार की बारी है। एक सूचना मेरे बच्चे जो आप लोगों को देनी है कि अगर आप इसका स्टडी मटेरियल चाहते हैं, इसका पैनल पीडीएफ चाहते हैं, तो एप्लीकेशन पर मात्र 251 रुपये में अब कोर्स हो गया है। उसमें जाकर आप क्रैश कोर्स और इसको भी परचेज कर सकते हैं। और ये एक अलग सूचना है, अपने बिहार के सभी बच्चों को बता दीजिएगा कि 12th का न्यू बैच कब आ रहा है ना। 12th न्यू बैच 18 जैन को आ रहा है। 18 जैन मतलब 18 जनवरी को आ रहा है मेरे बच्चे, तो सभी दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आर यू रेडी बच्चों? जल्दी से बताओ दिल बना करके फटाफट से। यस गुरुजी हम लोग तैयार हैं। फोड़ने के लिए मजा आ जाएगा बच्चों। 15,000 प्लस लाइव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से रेडी सब लोग? यस गुरुजी फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ भाई आ जाओ थोड़ा सा। थैंक यू सो मच 15,000 प्लस लाइव के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं कुछ डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों से। अगर हम रामबाण सीरीज की बात करें तो रामबाण में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ते हैं मेरे बच्चे। किसको पढ़ते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। अच्छा कौन कौन सा जगह है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है गुरुदेव? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने का जो है हमारा, एक तो गद्यखंड है हमारे बुक में, एक तो गद्यखंड से पूछा जाएगा, एक तो हमारे मेरे बच्चे काव्यखंड से पूछा जाएगा, और एक दूसरा हमारा कहाँ से? व्याकरण से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और थोड़ा सा चांस है कि भैया एक आध क्वेश्चन प्रतिपूर्ति से भी पूछा जाए, प्रतिपूर्ति से भी पूछा जाए, ऐसा चांस है। तो गद्यखंड, काव्यखंड, व्याकरण और प्रतिपूर्ति, ये चार जिसका बढ़िया है, इन चार जगहों से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। तो हम लोग रामबाण की सीरीज में गद्यखंड पूरा पढ़ेंगे, काव्यखंड पूरा पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे और प्रतिपूर्ति। एक दिन में नहीं पढ़ेंगे, डरना मत। बहुत सारे बच्चे डर गए, सर चकरा गए, आज ही पढ़ना है क्या? नहीं बच्चों। और आप लोगों ने ही कहा था कि जो हमारा रामबाण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो चैप्टर वाइज होना चाहिए। तो हमने सोचा भाई जब आप लोगों ने कहा है चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज ही करवाएं ताकि आपको ऐसा फील हो कि हमारा हर चैप्टर कवर हो रहा है। आइए बच्चों, सबसे पहला गद्यखंड का पहला चैप्टर आप लोगों का स्वागत कर रहा है। थोड़ा कोशिश कीजिएगा या तो अपने कॉपी में आंसर लिखने का, या तो कमेंट बॉक्स में लिखने का, या तो मन ही मन आपको बोलते जाना है फटाफट से। अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है बातचीत। कंटेंट देख करके आप कहेंगे गुरुदेव लगता है मेहनत बहुत हुआ है। बहुत मेहनत बच्चों, रात दिन की मेहनत है इसमें। पहला सवाल देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो किस काल के रचनाकार हैं? मैं आपको 3 बार पढ़ा चुका हूं। गलती करने वाले को पटक पटक के यहां पर मारा जाएगा, बता रहे हैं, कोई गलती नहीं करेगा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? अब ये पेपर में आएगा, फिर मैं दोबारा नहीं पढ़ाने वाला हूं आपको। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, याद कर लेना बच्चा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उपन्यास भट्ट जी द्वारा रचित है? इनमें से कौन से उपन्यास को बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है? आप बताइए बच्चों जल्दी से, गलती नहीं कर सकते आप। तो किस उपन्यास को बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है? तो बच्चों पता है आपको, नूतन ब्रह्मचारी को उन्होंने लिखा है। अगला सवाल है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? गलती नहीं कर सकते हैं आप, निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। अगला सवाल है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? चैप्टर पढ़े होंगे, क्रैश कोर्स में पढ़े होंगे कि जब मनुष्य बातचीत करता है तो उनके मन में जो भी बच्चों जो भी मवाद या धुआं होता है, हमारे मन में बहुत सारी चीजें होती है ना, हम मन ही मन सोचते रहते हैं भाई ये टेंशन है, वो टेंशन है ना। इसने मुझे गाली दे दिया, उसने मेरा पैसा चुरा लिया, मम्मी ने मुझे क्यों डांटा। तो बहुत कुछ हमारे मन में रहता है। पर हम जब बातचीत करते हैं, अपने किसी दोस्तों से साझा करते हैं, तो फिर वो चीज उड़ जाता है, क्या बनकर? मवाद और धुआं बनकर। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है? आप जितने भी उपन्यास देख रहे हैं उसमें बालकृष्ण भट्ट का बड़ा फेमस उपन्यास है, वो है नूतन ब्रह्मचारी। नेक्स्ट है, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देखे थे? इस चैप्टर को जितने बच्चे पढ़े होंगे आपको याद होगा, इस चैप्टर में एक जगह लिखा था
कि रॉबिन्सन क्रूसो नाम के जो व्यक्ति हैं वो 16 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 16 वर्षों तक उन्होंने किसी मनुष्य का मुख नहीं देखा था मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल देखेंगे, 100 अजान एक सुजान नामस उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो एक तो नूतन ब्रह्मचारी आपने देखा, और दूसरा है 100 अजान एक सुजान, बड़ा फेमस है, ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रांस परीक्षा कब उत्तीर्ण किया था? सवाल है बच्चों आपसे, सवाल नंबर 8वां, कि बालकृष्ण भट्ट ने ये जो एंट्रांस का पेपर है उन्होंने कब उत्तीर्ण किया था? तो याद रखिएगा वर्ष 1867 में। एक एक क्वेश्चन याद करना है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, ऐसा किसका मत है? कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका यह मानना है कि असली बातचीत सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों में हो सकता है? ये बात मानना है एडिशन का मानना है। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहां हुआ था? मेरे बच्चे याद करेंगे पहला चैप्टर में ही। बालकृष्ण भट्ट का जन्म मेरे बच्चे 1844 ईस्वी में, आप लोग पढ़े होंगे। 1844 ईस्वी में कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, मैंने पढ़ाया था। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों तक किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था? तो कुल 33 वर्षों तक किया था। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो भारतेंदु युग है मेरे बच्चे, प्रेमचंद युग है, तो यहां भारतेंदु युग सही हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था? ये जो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन उन्होंने लगातार 33 वर्षों तक किया था, इसको निकालने वाले व्यक्ति का नाम है बालकृष्ण भट्ट। अगला सवाल है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? सवाल नंबर बच्चों 14। थोड़ा स्पीड कमेंट करेंगे, जितना फास्ट आप लोग स्पीड कर सकते हैं प्लीज एक बार स्पीड कमेंट करेंगे। और देखो यही सब सवाल पेपर में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना रामबाण में ऑब्जेक्टिव करवा देंगे खास करके हिंदी विषय में मेरे बच्चे, आप उसको ठप्पा लगा लेना स्टाम्प पेपर से कि बुक का सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। कहते हैं कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? यह एक निबंध है बच्चों, ऐसे है। बालकृष्ण भट्ट की माता जी का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, याद किए होंगे। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अभी हमने बोला हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? मेरे बच्चे, बालकृष्ण भट्ट हमें क्या बताना चाहते हैं? ऑप्शन ए, संवाद की शैली, बातचीत की शैली, भाषण की शैली, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों प्लीज जल्दी आंसर करना। तो लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि हमारी बातचीत की शैली कैसी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका कौन सा है ना? अच्छा नहीं बोला है, सबसे उत्तम तरीका, समझ रहे हो? एक होता है अच्छा, एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट, यानी उत्तम। कहते हैं विद्वता पूर्वक बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, या अवाक होकर अपने आप से बात करना। तो बच्चों याद रखना है, इसको लाइफ में भी बहुत जगह काम आएगा कि जब आप खुद से बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, जैसे मान लो मेरा नाम संजय है, मैं अपने आप से बात करता हूं कि मुझे 1 साल के बाद अपने आप को कहां पहुंचाना है, 1 साल के बाद दिशा ऑनलाइन क्लासेस को कहां पहुंचाना है, 1 साल के बाद हमारे यहाँ कार्य करने वाले सभी लोगों की जीवन शैली कितने लेवल तक मुझे उठाना है। तो ये सब खुद से मैं बात करता हूं बच्चों, तो ये खुद से बात करना ही सबसे बेस्ट माना जाता है। कहते हैं दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड ने भी इसको फेमस माना है, तभी तो पूछा है 2020 में। दमयंती स्वयंवर जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। कहते हैं बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? अगर पहले लेखक का नाम आपको याद ना हो तो भाई ये तो जुल्म समस्या है 23 जून 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। मैं अपने बच्चों से जानना चाहता हूं कि पहले 20 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है। थोड़ा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना? हाँ मेरे बच्चे प्लीज बताओ फटाफट से स्पीड में कितना सही किया आप लोगों ने। अरे मेरा बच्चा नहीं रह सकता है कच्चा भाई हिंदी विषय में मुझे आश्चर्य लगता है कि हिंदी का जो पेपर होगा ना, अभी से लेकर मैं आपको जो भी समय बचा है मैं इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि हिंदी के पेपर के दिन बिहार का एक एक स्टूडेंट ये कहेगा कि भाई अगर हमने दिशा से हिंदी पढ़ा है तो अब कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, डोंट फियर आई एम हियर बढ़ते हैं बच्चों। 21वां सवाल कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? कौन से ऐसे निबंधकार हैं जिसे आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भैया ये तो अंग्रेजी के स्टील और
एडिशन की श्रेणी में हैं। तो याद रखना, बालकृष्ण भट्ट की तारीफ की गई है, उन्हें बताया गया है कि बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं ये। और ये तो अंग्रेजी के दो लेखक से इनकी तुलना हुई है। कहते हैं कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, आपको ढूंढ के बताना है। नूतन ब्रह्मचारी उनकी रचना है। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट की रचना है। सद्भाव का अभाव ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। जो रचना नहीं है वो है परीक्षा गुरु बच्चों। ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करेंगे आप लोग। अगला सवाल है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो कहते हैं रेल का विकट खेल, ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है। जूठन जूठन तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। रोज अज्ञ की रचना है। बातचीत ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और तिरछ जो है ये उदय प्रकाश की रचना है। तो क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है, तो बातचीत होगा। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था, और बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट माना है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, आप लोग याद कर रखे होंगे। अगला सवाल है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है। बच्चों कौन ऐसे लोग हैं जिनकी बातचीत में आपको ऐसा लगता है कि रस है, बहुत मजा है, कभी सुनने को आप लोगों को मिले। कहते हैं दो सहेलियों के बीच बातचीत, दो पुरुषों के बीच बातचीत। पुरुष लोग तो घर ही आते हैं आपस में, की रे की हाल रे बाबू सोना। दो बच्चों की बातचीत, गेम खेलेगा, क्रिस का गाना सुनेगा। दो मूर्खों के बीच बातचीत, आसमान आखिर आसमान क्यों है, लड़के लड़की क्यों नहीं है, ये सब बात थोड़ी होता है। तो दो सहेलियों के बीच बातचीत होता है बच्चों। कहते हैं संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तर्क को रखना, जिज्ञासा को दिखाना, आत्मीयता दिखाना, या प्रवाहपूर्ण भाषा। बच्चों देखो जब भी आप संवाद करो ना तो दिल से बात करो। कहते हैं दिल की बातें दिल तक पहुंचती हैं, अर्थात बच्चों आत्मीयता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई बार बच्चे गलती भी करते हैं, मैंने एक बार गलती खुद किया इस क्वेश्चन में। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, तो वह युग उर्वर माना जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूतन ब्रह्मचारी क्या है। नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट का एक उपन्यास है, एक निबंध है, एक कहानी है, या सभी हैं। सभी तो हो नहीं सकता है भाई, एक चीज सब कैसे हो सकता है, तो उपन्यास। अगला सवाल है निम्नलिखित में से पार्वती देवी किनकी माता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और उनकी माता का नाम पार्वती देवी था। तो निम्नलिखित में से पार्वती देवी किनकी माता है, बालकृष्ण भट्ट की माता है। और बच्चों ये ही हमारा समाप्त हो गया है, एक चैप्टर के सवाल हमने लगा लिए हैं। मेरे बच्चे बताना 30 में से आप लोगों ने कितना सही किया है, 30 में से। अब देखो पढ़ाई का जो नियम है वो नियम पढ़ाई बना है 1 साल के लिए, ठीक है ना। अब अगर आप कहेंगे कि हम सिर्फ एक सीरीज पढ़ करके 1 साल का मुकाबला करें, तो क्या वो मुकाबला हो सकता है मेरे बच्चे, यस और नो। कोई बच्चा डे 1 से पढ़ रहा है, शुरू दिन से पढ़ रहा है, कोई बच्चा क्रैश कोर्स से पढ़ रहा है, और कोई बच्चा सिर्फ रामबाण सीरीज पढ़ रहा है, तो क्या वो मुकाबला कर पाएगा? नहीं बच्चों, ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए, वो मुकाबला कभी नहीं हो सकता। हाँ कोशिश कर सकते हैं कि भाई, हाँ कोशिश कर सकते हैं, मुकाबला कभी नहीं हो सकता है। ये भ्रम में नहीं जीना चाहिए किसी भी इंसान को, क्योंकि कोई 1 साल से मेहनत कर रहा है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए हैं। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़े उनको पता होगा कि ये सारे सवाल जो 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों की बातचीत कैसी होती है, 25 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की बातचीत कैसी होती है, नाज नखरा किसमें दिखाया जाता है किसमें नहीं, तो बहुत सारे सवाल इसमें मिसिंग है बच्चों, मिसिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। चलिए तो बढ़ जाए आगे, आगे बढ़े बच्चों, बढ़ जाए आगे। सर आप 1 नंबर का सवाल गुरुदेव गलत है। अच्छा क्या हो गया 1 नंबर के सवाल में, एक सवाल में मिस्टेक है क्या? अरे फर्स्ट क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या? क्या है सवाल में ऐसा, पहला ही सवाल मिस्टेक हो जाएगा? देखो आप लोग एक बार तो प्लीज बच्चों, क्या मिस्टेक है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि मेरे बच्चे कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बच्चों बिल्कुल ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका भारतेंदु युग ही अच्छा होगा। देखो क्वेश्चन, देखो जिसको बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन दिया है और आंसर भी बिहार बोर्ड ने इसी को माना है, भारतेंदु युग, तो ये चीज दिमाग से आप निकाल दीजिए बच्चों, ये चीज दिमाग से आप निकाल दीजिए कि कहीं मिस्टेक है। देयर इज नो मिस्टेक। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, जो बहुत प्यारा सा चैप्टर है,
बच्चों फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अगर बच्चे नहीं भी पढ़े हैं फुल कोर्स क्रैश कोर्स तो उनको बेनिफिट हो, पूरा बेनिफिट हो। चैप्टर का नाम है उसने कहा था, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है। एक फौजी, एक बच्चा होता है, एक बालक होता है, उसे एक लड़की से मोहब्बत होती है अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में, और फिर वो उसे पूछता है क्या तेरी कुरमाई हो गई है, तुम्हारी मंगनी हो गई है। लड़की धत कहकर चले जाती है, उसे मोहब्बत हो जाता है, जैसे आजकल आप लोगों को भी होता होगा, मोहब्बत हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद फिर सच में उसकी मंगनी हो जाती है, और जब पहली बार लड़का सुनता है भाई इसकी मंगनी हो गई तो उसका माथा ठनक जाता है। और फिर बहुत दिनों के बाद ये लोग जानते हैं एक दूसरे को, जब उस लड़की का बेटा और उसका पति युद्ध लड़ने के लिए आता है, और वो लड़का जो छोटा सा बच्चा था वो लहना सिंह बन जाता है, और फिर उनका परिचय होता है। अरे ये तो जिससे मुझे मोहब्बत था उनके ही मतलब छोड़ो भाई, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अच्छा 20,000 बच्चे लाइव हो गए, इसके लिए तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद है, और ये प्यार है आप लोगों का जो मेरे प्रति जो आप लोग प्यार दिखाते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, पहला सवाल लिखा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था क्या ये धर्म प्रधान है, क्या ये चरित्र प्रधान है, क्या ये भाव प्रधान है, क्या ये कर्म प्रधान है। तो उसने कहा था जो कहानी है इसमें बच्चों मेन चीज जो है, बड़ा कंफ्यूजन है। धर्म तो उसमें कुछ है नहीं, क्या वहां पर कोई धर्म की चर्चा है? हाँ, भाव भी नहीं है बच्चों, मेन है चरित्र और कर्म। तो मेनली उसमें कर्म के बारे में दिखाया गया है कि लहना सिंह अपने कर्म से पीछे नहीं हटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? पहला ऑप्शन है उसने कहा था, है ना, उसने कहा था, ये तो बिल्कुल है। बुद्धू का कांटा, ये भी बिल्कुल है। सुखमय जीवन, ये भी है बच्चों। कौन सी रचना नहीं है? सर आधुनिक काल होगा। मेरे बच्चे वो ऑप्शन में रहेगा तब तो आधुनिक काल लिखेंगे, ऑप्शन में ही नहीं है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, हम उसमें क्या बोल सकते हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। जर्मन पलटन को किसने मारा था? आपको याद होगा कि जर्मन पलटन को मारने वाले कौन थे, तो थोड़ा स्पीड में कमेंट करेंगे। जर्मन पलटन को मारने वाले लहना सिंह जी थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। कहते हैं बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? जल्दी से आप लोग लॉक करेंगे आंसर को। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ऐसा बच्चों किसमें है? तो उसने कहा था चैप्टर में है। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था, क्या कहा था कि तुम्हारा जो धर है, धर मने शरीर, चांद के समान है। ट्रिक बताया था मैंने, तो बोलते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने क्या कहा था? उसने क्या कहा था? सोच लो कौन। उसने क्या कहा था कि तुम्हारा जो धर है वो चांद के समान है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बच्चों आंसर देखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो याद होगा कि लहना सिंह जो था वो कहाँ का था? माझे का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर डी सही है। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो बोधा सिंह वही जो लड़की थी उसका बेटा बोधा सिंह, और इसके पिताजी का नाम था वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर ए होगा। 37, माफ कीजिएगा, वजीरा नहीं, हजारा सिंह, सॉरी, हजारा सिंह हुआ ना, ऑप्शन नंबर सी। 37 का बताना बच्चों एक बार। हाँ, हजारा सिंह, भाई मिस्टेक से मैं बच गया। आगे बढ़ते हैं। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? अकालिया मतलब एक जो सिख होता है वो कितने के बराबर होता है? तो कहते हैं एक सिख जो होता है बच्चों वो बराबर होता है कितने के? तो वो 1.25 लाख के बराबर होता है। बी नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? आप ऑप्शन देखकर बताइए कौन से शहर की चर्चा हुई है इसमें। तो कहते हैं बच्चों कि उसने कहा था, ये बिहार बोर्ड ने इसको इंपॉर्टेंट माना है, और उसने कहा था शीर्षक कहानी में जो चर्चा हुई है वो शहर का नाम है अमृतसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? आपको पता होगी कि बहुत ज्यादा कहानियां नहीं है, पर बड़े फेमस कहानियां हैं। हाँ बच्चों, मूवीज बन गए हैं इनकी कहानी पर। बहुत ज्यादा कहानियां नहीं है ना? जल्दी बताओ मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में। सिर्फ और सिर्फ 3 कहानियां हैं इनकी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है ना? तो आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1915। अगला सवाल है लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? देखिए वर्ष 1915 के आसपास देखें तो हमारा देश गुलाम था बच्चों, और हमारे देश पे शासन किसका था? तो हम लोग गुलाम किसके थे? अंग्रेजों के, यानी अर्थात हम इंग्लैंड वालों के गुलाम थे। और जब लड़ाई हुआ था तो हम लोग इंग्लैंड के तरफ से ही युद्ध लड़ने गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला सवाल देखते हैं कि पलटन का विदूषक कौन था। बड़ा फेमस क्वेश्चन है और बच्चे गलती करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि इसका आंसर बिहार के हर स्टूडेंट को देना चाहिए। भाई बताओ कि पलटन का विदूषक कौन था। लहना सिंह तो बिल्कुल भी मत समझो, है ना। बताओ पलटन का विदूषक कौन था। 43 तो पलटन का विदूषक सत्यम कुमार जी आपका सही आंसर है। हाँ जल्दी बताओ फटाफट से, तेजी में। तो मेरे विद्यार्थी जी याद रखना है आपको कि पलटन का जो विदूषक था वो वजीरा सिंह था। इसको रट लेना बच्चों, पेपर में सवाल आएगा, ठीक है ना, पेपर में एकदम आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है। हाँ इसका टेस्ट भी लग जाएगा, आप लोग टेस्ट के लिए टेंशन मत लीजिए, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसका टेस्ट भी लग जाएगा, ठीक है ना। सवाल है कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है। कुरमाई का अर्थ होता है विवाह, मंगनी, तिलक या गौना। तो बच्चों मंगनी होता है, सॉरी मंगनी लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी। और आप लोगों की भी कुरमाई होगी आज से कुछ साल बाद, तेरी कुरमाई के दिन आ गए। नेक्स्ट मेरे बच्चे कहते हैं तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। यानी इस वाक्य का बच्चों की तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है। तो याद रखिएगा बच्चों किससे है, उसने कहा था। अगला सवाल है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। हिंदी में जितनी भी कहानियां हैं बच्चों, हिंदी में जितनी भी कहानियां हैं उसमें मील का पत्थर किस कहानी को माना जाता है। तो आप कहेंगे मील का पत्थर माना जाता है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जूठन लिखने वाले हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, रोज लिखने वाले हैं अज्ञ, त्रिच लिखने वाले हैं मेरे बच्चे उदय प्रकाश, और कहते हैं उसने कहा था लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, क्या इस कहानी में युद्ध हुआ है। बिल्कुल हुआ है। दिव्य प्रेम की कहानी, क्या इसमें लव स्टोरी दिखाया गया है। बिल्कुल दिखाया गया है। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, बिल्कुल बच्चों इसमें प्रेम पर बलिदान भी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। देखो सुखमय जीवन 100% मुझे याद है। बुद्धू का कांटा ये भी है, उसने कहा था ये भी है, जो नहीं है उसका नाम है हारे को हरि नाम। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल देखेंगे उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। नायक मतलब हीरो। जल्दी से मुझे बताओ कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। प्लीज जल्दी जल्दी आंसर करना आप लोग। तो हीरो का नाम है बच्चों लहना सिंह, ठीक है ना, लहना सिंह। अगला सवाल है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो उसने कहा था कहानी का पात्र है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। बिहार बोर्ड ने इंपॉर्टेंट माना है इसको। जल्दी बताओ किसके अभिभावक बनकर। आप लोग 1 साल से पढ़ रहे हैं, अब परीक्षा का समय आ गया है। कृपया आप लोग बताइए कि किनके अभिभावक बनकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। तो मैंने बताया था उस समय मेरे बच्चे कि खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह। एक बच्चा कह रहा है सर गैस क्वेश्चन कब मिलेगा। देखिए इस बात से मैं बहुत दुखी हूं आप लोगों के विचार से। जब फुल कोर्स होता है तो क्रैश कोर्स कब आएगा, क्रैश कोर्स आता है तो रामबाण कब आएगा, रामबाण आता है तो गैस क्वेश्चन कब आएगा। हे भगवान, सीधा ये पूछिए सर परीक्षा वाला क्वेश्चन कब आएगा। अरे पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्या ये सब चीज पूछते हैं, यही सब गेस्ट क्वेश्चन है। अब गेस्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उमदी उठ सिगरी में कोयले डाल। बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बच्चे गलती खूब करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर करें। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा है कि उमदी उठ और सिगरी में कोयले डाल। ये कहने वाला कौन है। वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह। देखो भाई सूबेदारनी तो बिल्कुल नहीं बोली होगी क्योंकि सूबेदारनी वहां थी ही नहीं। बोधा सिंह ने भी नहीं बोला होगा, एकदम कंफर्म है। अब 2 ही ऑप्शन है, वजीरा सिंह या हजारा सिंह। किसने ये कहा है ये लाइन, तो याद रखना है आपको, ये कहने वाले हजारा सिंह थे बच्चों। तो याद रखना है कि जो सिगरी की कीमत थी, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, जो बच्चों सॉरी कोयले की जो कीमत थी वो कितने रुपए थी बच्चों। कोयले की कीमत 1000 रुपए थी। कोयले की कीमत 1000 रुपए थी। इससे आपको याद रखना है जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो मेरे बच्चे हजारा सिंह आपको कहना है। ऑप्शन नंबर बी, इस ट्रिक से याद रखना है। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, आपको पता है सूबेदारनी उसने कहा था कहानी की पात्रा है। वजीरा सिंह किस कहानी के पात्र हैं, वजीरा सिंह भी उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ में है। कहते हैं भाई अगर युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाओगे तो ठीक है, लेकिन अगर ठंडी से मर जाओगे तो भैया कुछ नहीं मिलने वाला है।
निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। ठीक है ना। ये किस पाठ में है? तो उसने कहा था पाठ में है। कहते हैं देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है बच्चों? बिहार बोर्ड ने इसे 24 में पूछा भी है। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, ये बच्चों किस में है? उसने कहा था, ऑप्शन सी। अगला है उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलहू राम कौन था? बड़ा एकदम मस्त क्वेश्चन है। इसमें भी बच्चों प्लीज एक बार जल्दी से आप बताइए कि पोलहू राम कौन था। मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों के आंसर, थोड़ा स्पीड में करना बच्चों। तो कहते हैं 58 का जो सही उत्तर है, जो पोलहू राम था वो डाक बाबू बच्चों। कौन थे? डाक बाबू। अगला सवाल देखते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख हुआ है? बच्चों कहानी का प्रकाशन अगर वर्ष 1915 में हुआ है तो आपको याद होगा कि बच्चों प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 में हुआ था। तो आप ये ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर किस युद्ध की चर्चा होगी। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल और हल्दी घाटी। कारगिल और हल्दी घाटी में कन्फ्यूजन तो किसी को नहीं होगा, याद रखना प्रथम विश्व युद्ध। अगला सवाल है सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। वाह वाह, सुन के खुशी मिला दिल में। बुलाती है जा मिल आ, यह कथन किस शीर्षक पाठ में है? सूबेदारनी बोला माफ कीजिए, सूबेदार बोला, यह बच्चों किस में है? उसने कहा था में है। कृपया आप मुझे बताइएगा कि 60 में से आप लोगों ने कितना सही किया है। जरूर सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि लगभग आप बताइए कि 60 प्रश्न में आप लोगों ने कितना सही किया है। नितेश भाई, विजय कुमार जी, धीरज कुमार जी, अंकेश कुमार जी, मैं आप लोगों से कहूंगा ध्यान दीजिए। आप लोग मेरे बच्चे सेशन को लाइक भी कीजिए। लाइक बचा करके 2-4 कट्ठा जमीन नहीं खरीदना है आप लोगों को, तो लाइक मत बचाइए, समझे कि नहीं? सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। जल्दी बताइए गुरुदेव, 60 में से हमने 60 सही कर दिया। वाह, आपके लिए तो ताली बजनी चाहिए। गुरुदेव 59 सही हुआ। देखना पता चले मास्टरे का गलती है एक दूठो क्वेश्चन और बच्चा कह रहा है हम 60 में 60 बना लिए। तो कोशिश करते हैं बच्चों की गलती ना हो मास्टर का, है ना। फिर भी हम भी इंसान ही हैं, कभी भूल हो जाती है, माफ कर देना बच्चे। आ जाओ बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा गया है लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था बच्चों? तो लहना सिंह का सिर जो है, बोधा सिंह तो बच्चा था, उसकी गोद में तो कभी नहीं हो सकता है ना। दुर्गा सिंह का नाम तो हमने पहली बार सुना है ना। तो लहना सिंह का जो सिर था वो बच्चों वजीरा सिंह ना 61 का बी बच्चों, माफ कीजिएगा, हजारा सिंह की गोद में था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हजारा सिंह की गोद में था बच्चों, है ना। एक बार कंफ्यूजन मत होना, देख लो 61। लहना सिंह का जो सिर है वो हजारा सिंह की गोद में था, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला बढ़ते हैं। लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी? लड़का और लड़की में भेंट गली पर नहीं बच्चों, सड़क में बिल्कुल नहीं, ट्रेन में बिल्कुल नहीं, वो लोग चौक पर मिले थे। अगला सवाल है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? मेरे बच्चे गुलेर गांव में हुआ था, इसलिए तो नाम गुलेरी है। आगे सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला सवाल है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जो भारत के सिपाही थे उनको किनके साथ लड़ना था बच्चों, किनके साथ फाइटिंग करनी थी, प्लीज बताओ। कहते हैं फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ। भैया अंग्रेज तो हम ही लोग के तरफ से थे, अंग्रेजों से क्यों लड़ेंगे हम लोग, है ना। तो आंसर होगा मेरे बच्चे, आंसर होगा हमारा क्या? आंसर होगा जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 61 नंबर में 2-4 बच्चे लड़ मरे हैं अपने आप में, गुरुजी एकदम लड़ाई हो गई है। बताओ इसका सही उत्तर है। लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था, वजीरा सिंह या हजारा सिंह? मुझे भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा, जल्दी बताओ। 61 नंबर सवाल में पहले कृपया आप लोग अपने अपने विचार रखेंगे। 61 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होने वाला है भाई जल्दी बताओ 61 में। इसका आंसर वजीरा सिंह होगा। गलत है बच्चों, मुझे भी लग रहा है गलत है, क्योंकि मैंने भाई गूगल बाबा से पूछा तो वो लोग कह रहे हैं कि सर आंसर वजीरा सिंह होगा ठीक है, तो चलो भाई मैं इसको ऐसे करके छोड़ रहा हूं। अभी आप लोग देखना, एक बार कमेंट जरूर कर देना इसका सही उत्तर, नहीं तो मिस्टेक होगा। तो मेरे अनुसार से तो बी होना चाहिए, हजारा सिंह, है ना, होना चाहिए। इस पर मैं अभी टिक नहीं कर रहा हूँ, फिर बच्चों में कंफ्यूजन है। बुक देखकर कोई बच्चा बताना, बुक देखकर बताओ, बुक देखकर बताना, बिल्कुल सही उत्तर बुक में मिलेगा।
क्वेश्चन है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो लहना सिंह का जो नंबर था मेरे बच्चे, राइफल का जो नंबर था वो 77 था। ऑप्शन नंबर ए सही है ना। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी थी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। कहां दी थी बच्चों, लायलपुर में दी थी, आपको याद रख लेना है। अगला बढ़ते हैं कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। बोधा सिंह के पिता का नाम हजारा सिंह था, जो बच्चों सूबेदारनी का पति था। अगला सवाल है, समाप्त हो गया, ठीक है ना। 68 सवाल हम लोगों ने लगाए हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों संपूर्ण क्रांति। आप लोगों का ये चैप्टर कैसा है। मुझे लगता है ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत मजेदार चैप्टर है। आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 कैसा है, प्लीज मुझे बताइए। कैसा है आप लोगों का, बढ़िया है, अच्छा है बच्चों। सर वजीरा सिंह होगा, अच्छा वजीरा सिंह देख लेना, बुक देखकर बताना बच्चों। सवाल पहला है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहां हुआ था। उनका जन्म मुझे याद है 1902 ईस्वी में सिताब दियरा, ऑप्शन नंबर ए में हुआ था। जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए थे किस रूप में, जननायक, लोकनायक। तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक भी कहा जाता है, याद होगा आपको। जयप्रकाश नारायण जी के माता पिता कौन थे। तो माता जी का नाम बच्चों फूल रानी हरसू दयाल, है ना, हरखू मत कह देना, है ना मेरे बच्चे, हरसू होगा, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में शामिल कब हुए थे। भाई कांग्रेस में शामिल हुए थे वर्ष 1929 ईस्वी में। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े थे। तो ये भी होगा बच्चों 1954 ईस्वी में जुड़े थे। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। भाई इस चैप्टर में ये इतना आसान सवाल है, सबको याद होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम प्रभावती, प्रभावती, ऑप्शन नंबर ए सही है। जयप्रकाश नारायण जी पटना साइंस कॉलेज के छात्र कब थे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे भी डाउट है, कृपया आप लोग बताइए। कहते हैं चिट्ठी ना कोई संदेश, न जाने कौन सा देश, कहां तुम चले गए हैं। 75, तो मेरे बच्चे 75 का आंसर जो होगा वो पटना साइंस कॉलेज के जब छात्र रहे थे। 75 का सही उत्तर है बी, 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1921 बिल्कुल सही है। प्रिंस कुमार जी, धीरज कुमार, पुनीत कुमार जी, सबका सही है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने कब किया था। ये तो सबको पता है, वर्ष 1974 में छात्र आंदोलन हुआ है। संपूर्ण क्रांति पाठ कहां से लिया गया है। गांधी मैदान पटना में दिए गए भाषण से, सबको याद होगा गांधी मैदान में जो भाषण दिया गया है। अगला सवाल है बच्चों, जेपी कब मार्क्सवादी बने थे। तो वर्ष 1924 में ही जेपी मार्क्सवादी बने थे। अगला सवाल है, जेपी के पिताजी किस विभाग में काम करते थे। इनके पिताजी नहर विभाग में काम करते थे। जयप्रकाश नारायण को मैक्सेस पुरस्कार कब मिला है। 65 में मैक्सेस मिला था, 3 पुरस्कार था ना, एक मैक्सेस था, एक 98 में भी मिला था। बताओ जेपी जयप्रकाश नारायण को मैक्सेस पुरस्कार कब मिला है। मैं कंफर्म हो जाता हूं आंसर सीट से, मेरे बच्चे 65 में हुआ है। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला है। भारत रत्न 98 में, 98 बच्चों मृत्यु ना, 98 में मृत्यु के बाद। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी, सर्वोदय के संस्थापक कौन थे। आपको याद होगा सर्वोदय के संस्थापक विनोबा भावे थे। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित पाठ का नाम कौन सा है। तो त्रिश को लिखने वाले थे उदय प्रकाश जी, संपूर्ण क्रांति को लिखने वाले हैं जयप्रकाश, और बातचीत को लिखने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट बच्चों। कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी। मैंने बताया था कि 1902 में इनका जन्म हुआ, 77 वर्ष का जीवन रहा। तो कुल मेरे बच्चे 79 में जाकर के 1979 में इनका निधन हो गया था। आपको याद होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण का निधन वर्ष 1979 में हो गया था। कहते हैं जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड के द्वारा कि जयप्रकाश नारायण जी के सर अभी के लिए एक क्रांति आ रहा है जिसका नाम है मकर संक्रांति। हो हाँ, होने वाला है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। अगला सवाल है, मद्रास में जयप्रकाश नारायण किनके यहाँ पर टिके थे। तो मद्रास में ईश्वर अय्यर जी के यहाँ रुके थे। 86 का अगर मैं देखूं तो हाँ, ईश्वर अय्यर जी के यहाँ रुके थे, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल याद रखेंगे, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 87 नंबर सवाल बताइए, ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से किसे जाना जाता है। याद रखिएगा उमा शंकर जी को, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है, लेनिन कब मरे थे। ये तो क्लास 10th में आप लोग पढ़ लिए होंगे। 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की और 1924 में उनकी मृत्यु हुई, तो पढ़ लिए होंगे आप लोग। जयप्रकाश नारायण को रेणु जी ने क्या सुनाया था। रेणु जी ने उन्हें एक प्यारी सी कविता सुनाई थी, जेपी कैसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
तो जयप्रकाश नारायण एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे जो दल विहीन हो, जिसमें दल का मैटर उटर नहीं हो। बच्चों आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ने पर कहां ले जाया गया था? दिनकर जी को मेरे बच्चे जब दिल का दौरा पड़ा था तो उन्हें ले गए थे विलिंगटन नर्सिंग होम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल देखेंगे। जेपी के पिता क्या थे? वो नन गेजेट ऑफिसर थे बच्चों, नन गेजेट ऑफिसर थे। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, जेपी को विरोधी जन कहां का दलाल कहते थे? यानी जेपी को कहां का दलाल कहा जाता था? मेरे बच्चे बताओ कमेंट बॉक्स में। तो जेपी को कहते थे कहां का? अमेरिका का दलाल कहते थे उनके विरोधी लोग। आगे है कि फ्री प्रेस के संस्थापक और उसके मालिक कौन थे? बच्चों संस्थापक और मालिक अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ लोग किसी चीज की स्थापना करके फिर उनको बेच देते हैं किसी के हाथ में, पर संस्थापक और मालिक दोनों कौन थे? तो सदानंद जी थे फ्री प्रेस के। आगे बढ़ते हैं। जेपी के पिताजी नहर विभाग में क्या थे? वो बच्चों नहर विभाग में जिलादार थे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है, जेपी कैसे लोकतंत्र की परिकल्पना करते थे? तो मेरे बच्चे दलविहीन लोकतंत्र की परिकल्पना। नहर विभाग में जिलादार बनने के बाद जेपी के पिता क्या बने? रेवेन्यू असिस्टेंट, रेवेन्यू अफसर, वकील या शिक्षक? 97 नंबर के आंसर की आशा मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। प्लीज मुझे बताओ बच्चों क्या होगा जल्दी। 97 का ऑप्शन नंबर ए होगा, रेवेन्यू असिस्टेंट। अगला सवाल है, दलविहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्यों में है? किसके मूल उद्देश्यों में है? तो दलविहीन लोकतंत्र मेरे बच्चे दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद। याद रखिएगा हमेशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन है? 2026 में देखो आर्ट्स वाले के पेपर में या साइंस कॉमर्स वाले के पेपर में 100% गारंटी है ये क्वेश्चन आएगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी मेरे बच्चे जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है। कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति के लिए पटना में कब भाषण दिया था? मेरे बच्चे 5 जून 1974 में उन्होंने भाषण दिया था। और आपके 100 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। तो कृपया आप लोग मुझे बताएंगे कि मेरे सभी बच्चों ने 100 सवाल में अप्रोक्स आपको कितने सवाल ऐसे हैं जो एकदम अच्छे से याद हैं, आपको एक बार भी नहीं सोचना पड़ा इन प्रश्नों के लिए, फटाफट आपने टिक करते गए, टिक करते गए, टिक करते गए। जल्दी बताओ 100 में से आप लोगों ने कितने सवाल कर लिए? गुरुदेव मैंने तो 90 कर लिए। रियल बताना, सही बताना भाई है ना। मतलब आप किसी किसी में गांव में जाओगे और देखोगे, उनसे पूछोगे कि जब कुटमैती उतमैती के लिए मेहमान आता है और पूछते हैं कि आपका कितना जमीन है, तो मेरा जमीन देखिए वो कंचीरा में 4 बीघा है जो कि 2 भाई बांटे नहीं हैं, और फलना जगह में 17 बीघा है जो इधर निकला है, और 4 लाइन में भी मेरा जमीन फंसा है। तो ये सब डायलॉग बाजी होता है। और जब अच्छे से पता कीजिएगा तो पता चलेगा गढ़ैया में 2 बीघा जमीन मात्र है समझे ना। इतना डायलॉग भी नहीं मारना है, समझे कि नहीं। अगर हकीकत बात है तब बताना है, नहीं तो एकदम लंबा लंबा देना है भैया हमारा तो सब सही है गुरुजी आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर सवाल देखेंगे मेरे बच्चे कि जेपी का संपूर्ण भाषण किस पुस्तक में संकलित है? तो इनके जो भाषण है वो बच्चों जन मुक्ति के नाम से एक पुस्तक है, उसमें है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, जेपी अध्ययन के लिए अमेरिका कब गए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए अमेरिका गए थे वर्ष 1922 ईस्वी में, आपको याद रखना है। अगला चैप्टर अर्धनारीश्वर, कैसा है ये चैप्टर आप लोगों का? बड़ा प्यारा सा चैप्टर है बच्चों, बड़े मजेदार चैप्टर है। प्लीज आप लोग मुझे बताइए कि अर्धनारीश्वर चैप्टर जिसमें बताया गया है कि पुरुष और नारी, मेरे बच्चे पुरुष और नारी दोनों क्या है, मतलब भगवान शिव जी का और एक पार्वती जी का एक कल्पित रूप दिखाया गया है, जिसमें बताया गया है कि हर पुरुष के अंदर नारी के गुण होते हैं। अब ऐसा गुण नहीं होना चाहिए, नमस्ते जी कैसे हैं आप लोग, रामबाण की तैयारी कैसी चल रही है, ऐसा गुण नहीं बच्चों। मतलब ममता, प्रेम, दया, है कि नहीं, ये सब चीज होता है। तो हर पुरुष के अंदर नारी का गुण और हर नारी के अंदर पुरुष का गुण होता है, हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। और बच्चों जब पुरुष जिस समय रोता है उस समय उसे एहसास होता है कि भाई ये लगता है नारी वाला गुण तो नहीं आ गया हमारे अंदर। पुरुष जब रोटी बेलता है तब याद आता है, लगता है नारी वाला गुण तो नहीं आ गया हमारे अंदर। चलिए बहुत मजेदार चैप्टर है। हाँ सर हम डर गए थे, अरे मत डरो भाई, क्यों डरते हो, है ना आ जाओ शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4, बहुत मजा आएगा, है ना। कुछ लोग मजा को अलग समझ लेते हैं, कहते हैं गुरुजी आपने कहा था मजा आएगा, सर मजा नहीं आया। मजा मतलब वो मजा नहीं आएगा जो सोच रहे हो तुम, वो मजा थोड़ी आएगा आ जाओ आगे बढ़ते हैं लिखा गया है कि अर्धनारीश्वर
किसका कल्पित रूप है? अभी मैंने बताया था अर्धनारीश्वर मेरे बच्चे शिव और पार्वती जी का कल्पित रूप है। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के हैं भाई, हमें तो गर्व होना चाहिए। दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। अगला, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में जन्म हुआ था। अगला सवाल है, दिनकर जी की मृत्यु कब हुई? देखो 8 में जन्म हुआ तो मृत्यु तो 8 में नहीं हुआ होगा। 46 लगता है बहुत करीब नहीं हो गया, तो मेरे ख्याल से 52 भी बहुत करीब लग रहा है, तो कुछ है ना, तो बच्चों 1974 मुझे लग रहा है सही उत्तर है दिनकर जी की मृत्यु। अगला सवाल देखते हैं, दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला है? तो मैंने ट्रिक बताया था आपको, क्लास 10th में भी मैंने पढ़ाया है कि अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान कहां पर हो जाए, बताओ, ज्ञान अगर पीठ पर हो जाए तो इंसान क्या करता है? उड़ने लगता है ना, उड़ने लगता है। मैंने ट्रिक बताया था कि अगर किसी को भी ज्ञान पीठ पर हो जाए, दिमाग में ना होकर पीठ में ज्ञान हो जाए, तो इंसान उड़ता है। उड़ना मतलब उर्वशी, उड़ना मतलब उर्वशी। अगला सवाल देखते हैं, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो मेरे बच्चे दिनकर जी की रचना है। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित हैं? इनमें से कौन से लेखक हैं जिन जो बिहार से संबंधित हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला सवाल देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर होगा। अगला सवाल है, किस रचना पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो मैंने बोला है 100 से साहित्य और 100 से संस्कृति के 4 अध्याय। क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? ये क्लास 10th में भी हमने पढ़ाया था आपको, संस्कृति के 4 अध्याय। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर विधा है। अर्धनारीश्वर एक कविता है, एक नाटक है, एक निबंध है, एक उपन्यास है। मेरे बच्चे बताओ कि अर्धनारीश्वर है तो क्या है? गुरुदेव, अर्धनारीश्वर जो है ये है निबंध। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है कि गांधारी थी बच्चों। अब महाभारत जिनने देखा है वो उसको पता होगा गांधारी कौन थी। गांधारी रे, महाभारत देखा है, वो आंख में पट्टी बांध के रहती थी गांधारी। हाँ, याद कीजिए, दुर्योधन की मम्मी और धृष्ट राष्ट्र की पत्नी, उसकी उनके पति अंधा, उनके पति भी अंधा थे। गांधारी तो अंधी थी नहीं, उन्होंने एक, आप लोग कभी बताएंगे टाइम मिलेगा तो, दुर्योधन की माँ थी। बिल्कुल सही है, दुर्योधन की माँ थी। कृष्ण की मम्मी तो बच्चों 2 थी। बताओ कृष्ण की कौन कौन सी माँ थी? तो एक, उनको जन्म दिया देवकी ने और उसको पाला यशोदा ने। तो मेरे बच्चे यशोदा। अर्जुन की माँ का क्या नाम था? तो अर्जुन की माँ का नाम मेरे बच्चे कुंती। क्या नाम था? कुंती। और बलराम की माँ का नाम मुझे याद नहीं है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा है, संस्कृति के 4 अध्याय ये किसकी रचना है? तो यह बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं कि प्रेमचंद की रचना कौन सी है? शेखर एक जीवनी, ये बच्चों प्रेमचंद की रचना नहीं है ना, ये रचना है बच्चों किसकी? अज्ञ साहब की। पूस की रात, क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे, जनवरी नाइट 10th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे पूस की रात, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश का बुक में, जहां पढ़े थे जनवरी नाइट बच्चों, पूस की रात। यह है प्रेमचंद की रचना। सिपाही की मां मोहन राकेश। आगे बढ़ते हैं, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? युद्ध और शांति पर बच्चों कौन सी रचना लिखी गई है? बताइए, नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत या रश्मि रथी? युद्ध और शांति की समस्या पर, तो युद्ध और शांति की समस्या पर जो लिखा गया है वो है कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखते हैं, दिनकर जी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। पद्म भूषण या पद्म विभूषण? पद्मश्री गलत है, पद्म बच्चों ये बिल्कुल गलत है। अब बताओ जल्दी से, 117 का मैं चाहूंगा मेरे बच्चे कि आप लोग आंसर करेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सर 63 नंबर का क्वेश्चन गलत है भैया, 40 रुपए भेज कर बता रहा है। क्या हो गया 63 में? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जब हुआ तब हुआ, छोड़ो ये ना सोचो। मेरे बच्चे 63 नंबर सवाल को देखिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां हुआ था? आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 63 नंबर का मेरे बच्चे जल्दी बताओ सही उत्तर क्या होगा। मैं एक बार आंसर शीट देख लेता हूं जो मैंने बनाए हैं। तो भैया ये गलत है, सच में गलत है कि गुलेर ग्राम में, ये बिल्कुल गलत है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां हुआ था? तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखा देखा देखा, तब ना बच्चा 40 रुपए भेजा हमको। जयपुर में हुआ था बच्चों, ये गुलेर ग्राम गलत है, गुलेर ग्राम बिल्कुल ही गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहां पहुंच गए हैं? तो मेरे बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे यहाँ पहुंच गए। अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर थे हम लोग 117 कि दिनकर जी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला है। तो मेरे भाई दिनकर जी को 117 नंबर में बी नंबर यानी कि पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है। किसने कहा है कि नारी और नर दोनों एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ये भी है रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, ये तो हमने पहले ही बताया था, शंकर जी और पार्वती जी का। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है। ज्ञान अगर पीठ में हो जाए तो इंसान उड़ता है, अर्थात उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में ठप्पा लगा करके रखना है, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर थे। तो आंसर है भागलपुर विश्वविद्यालय में। अगला है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो मेरे बच्चे कल्पित रूप है, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। नारी स्वपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। शर्म लगता है बच्चों पढ़ करके, नारी के बारे में क्या बोला है। ऐसा प्रेमचंद जी ने कहा था, ऐसा आगे जी ने बिल्कुल नहीं कहा था, मोहन राकेश जी ने बिल्कुल नहीं। अब दो ही नाम आते हैं, किसने कहा था कि नारी स्वपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह में झूलती हुई जूही की माला है। ऐसा नहीं है। और भी नारी के बारे में बहुत कुछ लिखिएगा, पटक पटक के मारती है, ड्राम में बंद कर देती है ना। तो मेरे बच्चे 124 का सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। अगला सवाल है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम है। रवि सिंह, आपको याद होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा आपने। निम्नलिखित में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो मेरे बच्चे रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। अगला सवाल देखते हैं कि नारी तो हमहू करी, कहते हैं नारी तो हमहू करी, तब न किया विचार, जब नारी तब पड़ी हड़ी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ में है। तो बच्चों यह पंक्ति किस पाठ में है, यह है अर्धनारीश्वर में। अगर बच्चों कोई बच्चा बता दिया कि इस वाक्य को किसने कहा है तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा बच्चों इनाम में। किसने कहा है ये बात कि नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब नारी तब पड़ी हड़ी, नारी महाविकार। ये कहने वाले कौन थे। सर कबीरदास जी ने कहा था। वाह भाई, इतना याद रखते हैं आप लोग। आगे, भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर निम्नलिखित में से कौन थे। रामधारी सिंह दिनकर जी थे। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ में है। कि बच्चों यह है अर्धनारीश्वर चैप्टर में। अगला सवाल है, आनंद कहते हैं बच्चों, आनंद को मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, यानी 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्षों तक चलेगा क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यह उक्ति किस दर्शक पाठ में है। यहीं पर हम एक उदाहरण दिए थे आपको, हिप्पी वाला याद है आप लोगों को। हाँ तो आनंद जी को ये कहने वाले थे, भगवान बुद्ध ऐसा कह रहे थे कि भाई देखो आनंद, अब तो 5000 साल मेरा चलने वाला जो बौद्ध धर्म है अब ये 5 साल ही चलेगा। आगे बच्चों, परशुराम की प्रतिज्ञा शीर्षक काव्य कृति किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दिनकर की डायरी कब प्रकाशित हुई थी। ये क्वेश्चन में सब फंसेंगे मुझे पता है। दिनकर की डायरी बच्चों 132 नंबर सवाल, दिनकर की डायरी प्रकाशित हुई थी वर्ष 1973 में, वर्ष 1973 में। तो मेरे बच्चे अगला चैप्टर आने से पहले मुझे बताओ कि आप लोगों ने 132 में से कितना सही किया है। प्लीज 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 थोड़ा जल्दी बताना, 132 में से मेरे बच्चों ने कितना सही किया है। 132 में आपने कितना सही किया है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं रोज चैप्टर जो बहुत मजेदार चैप्टर है, आगे साहब जी ने लिखा है। इसमें एक प्यारी सी लड़की होती है, गुड़िया सी छोटी सी लड़की जिसका नाम है मालती, और विवाह होने के बाद उनके जीवन में जो घटित होता है, उनका जीवन कैसे एक मशीनरी की तरह चलता है। आप लोगों को पता है कि उनका जो विवाह होता है वो पहाड़ी क्षेत्र में होता है। लड़के का नाम महेश्वर होता है जो पेशे से एक डॉक्टर होते हैं, और वो गेनग्रीन नाम की बीमारी का इलाज करते हैं। भाई कांटा उटा चुभने से बीमारी होती है। और इनके बेटे का नाम टीटी होता है। लेखक बहुत दिनों के बाद उनसे मिलने जाते हैं। लेखक की वो दूर की बहन थी, पर वो उन्हें अपना सखी मानते हैं, सहेली मानते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं। कितने बच्चे इस बात को मानते हैं, है ना। ये हम हमेशा नहीं बोलेंगे, पर हम आपको लिख करके दे सकते हैं मेरे बच्चे कि 98% स्थिति में एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, याद कीजिएगा कभी भी। हाँ
मतलब 98% में। अब 1-2% अगर हो सकता है तो हो जाए, अलग बात है कि नहीं है। तो इसलिए लड़की है तो लड़की दोस्त बनाइए, लड़का है तो लड़का दोस्त बनाइए, ज़्यादा रंगबाजी मत कीजिए, समझे, हम तो सीधा बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। रोज कहानी पहले किस नाम से प्रकाशित थी? तो रोज कहानी बच्चों पहले गेनग्रीन के नाम से प्रकाशित थी। अगला सवाल है, आगे अधिकतर लोकप्रिय किस रूप में है? अधिक लोकप्रिय आगे साहब जी, क्या वो वैज्ञानिक के रूप में है? नहीं गुरुजी। राजनेता है? नहीं। तो आगे जी को लेखक के रूप में या कवि के रूप में ज्यादा जाना जाता है। तो याद रख लीजिएगा कि ज्यादातर हम लेखक के रूप में आगे जी को जानते हैं। शेखर एक जीवनी लेखक के नाम बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेखर एक जीवनी जो है ये मेरे बच्चे किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे साहब की रचना है। अगला सवाल है, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? क्या आपको याद है? 8 साल, 7 साल, 6 साल, कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? तो मेरे बच्चे कहते हैं कि 4 वर्ष के बाद, विवाह के 4 है ना, 4 वर्ष के बाद मिलने आया था। कहते हैं बच्चों रोज कहानी की नायिका कौन है? जो मेन हीरोइन है वो कौन है? तो वो है बच्चों मालती। अगला सवाल है, मालती के पति का क्या नाम है? भैया मेरे महेश्वर, याद रख लीजिएगा। महेश्वर क्या करते हैं? महेश्वर डॉक्टरी करते हैं। अगला है, महेश्वर प्रायः किस बीमारी का ऑपरेशन करते हैं? तो गेनग्रीन नाम की बीमारी का। महेश्वर कौन सा फल लाया था? महेश्वर घर पर आम लेकर आए थे। मालती के बेटे का नाम क्या था? बेटे का नाम टीटी था। महेश्वर डिस्पेंसरी से कितने बजे खाना खाने आता था? 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, या क्या लिखा है शरत चंद, ये क्या है बच्चों बताओ कि महेश्वर डिस्पेंसरी से कितने बजे भोजन करने आता था? कृपया आप लोग उत्तर करेंगे 1:34। ऑप्शन नंबर बी, 2:30 बजे खाना खाने आते थे। भैया मालती दिन में कितने बजे खाना खाती थी? देखो 2:30 बजे अगर वही आता था तो उससे पहले तो नहीं खाती होगी, तो 2 तो कट कर दो, 1 बजे तो कट कर दीजिए, 4 भी कट कर दीजिए। आई थिंक 3 बजे सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 1:44 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, लेखक मालती से मिलने कितने मील दूर चलकर आया था? ये भी आप लोगों को आंसर भेजना है कि लेखक जो है अपनी मुंह बोली बहन कह सकते हैं, दूर की बहन या अपनी सखी से मिलने के लिए कितनी दूर चल के आया था? 18 मील बच्चों ना। अगला सवाल है कि रात में मालती कितने बजे सोती थी? तो 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, लास्ट में मेरे बच्चे 11 बजे सोती थी। अगला सवाल है, मालती के घर पानी शाम में कितने बजे आता था? 5, 4, 6 और 7। इसका आंसर आप लोग को करना है मेरे बच्चे। मालती के घर में जो पानी है वो कितने बजे आता था? रोज रात को 7 बजे आता था। आगे जी का जन्म कहाँ हुआ था? कसैया में बच्चों, कसैया कुशीनगर में हुआ था। रोज कहानी पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी? मैंने बता दिया था, गेनग्रीन नाम से। आगे जी का पूरा नाम क्या है? सजिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद आगे, जिनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। और जो बच्चों जिन्होंने प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है, आप लोगों को याद होगा मेरे बच्चे, जिन्होंने तार सप्तक का भी रचना किया है, वो क्लास 10th में ही हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे जी का जन्म कब हुआ था? तो वर्ष 1911 में हुआ था। आगे है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? मालती का चाचा नहीं, मालती का मामा नहीं, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। अगला सवाल है बच्चों, आगे जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को आगे जी का जन्म हुआ था। मालती का पति क्या है? मालती का पति एक डॉक्टर है। अगला सवाल है, आगे किस वाद से संबंधित है? आगे मेरे बच्चे प्रयोगवाद से संबंधित है। कहते हैं आगे जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री किनके पिता हैं? तो आगे जी के पिता हैं। शेखर एक जीवनी क्या है? शेखर एक जीवनी बताओ बच्चों, उपन्यास है, कहानी है, या क्या है? 158 नंबर। शेखर एक जीवनी क्या है? तो शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो आगे जी की रचना है। दूसरा सप्तक की रचना कब हुई है? तो 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला है, उत्तर प्रियदर्शी कैसी रचना है? नाटक, कथा, उपन्यास और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रियदर्शनी एक नाटक है जो आगे के द्वारा लिखा गया है। छोड़ा हुआ रास्ता किनकी रचना है? ये भी आगे की रचना है मेरे बच्चे। चैप्टर समाप्त हुआ। 162 162 नंबर सवाल में मेरे सभी बच्चे पहुंच चुके हैं। कृपया बताइए 162 में क्या हाल है आप लोगों का? 162 में आप लोगों ने कितना सही किया है, जल्दी बताओ। सर दोस्त से सीधा भाई बन गया, अरे वो तो अलग बात है, उस पर ध्यान नहीं देने का। मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो समझिए। मैं जो आज के दुनिया के बारे में आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, क्या हो रहा है उस पर ना। जो लेखक के साथ क्या है वो चीज़ मत समझिए। हम आपको दुनिया का अनुभव बता रहे हैं। हो सकते हैं कि हम गलत भी हों, क्योंकि हम अपना अनुभव खुद का बता रहे हैं। जो हम कह रहे हो वही सही है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए
मेरे बच्चे अब लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम लोग कल क्लास करेंगे। ये लास्ट चैप्टर होने वाला है, अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। आपको पता है मेरे बच्चे, एक लेख और एक पत्र, इसके जो लेखक हैं वो भगत सिंह जी हैं। आपको पता है कि भगत सिंह जी जेल से ही एक पत्र अपने मित्र सुखदेव जी के लिए लिखते हैं, याद होगा आप लोगों को, है ना। सर 124 नंबर देखिए। अरे भैया गलत हो गया क्या, लास्ट में बताना प्लीज 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 प्लीज। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, एक लेख है ना, एक पत्र किसको लिखा गया है मेरे बच्चे। एक जो पत्र है ना, एक जो पत्र है ना, वो किसको लिखा गया है, तो कहते हैं बच्चों सुखदेव जी को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भगत सिंह के पिता और चाचा किनके सहयोगी थे, तो इनके पिताजी और चाचा जी लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। कहते हैं शहीद भगत सिंह का हिंदी लेख युवक कब प्रकाशित हुआ था मेरे बच्चे। भगत सिंह का एक हिंदी लेख है जो कब प्रकाशित हुआ था आपको बताना है। 165 नंबर सवाल, कृपया आप लोग बताइए पहले आंसर बच्चों, कि भगत सिंह का एक लेख जिसका नाम है बच्चों युवक, इसका प्रकाशन हुआ था वर्ष 1924 में। अगला सवाल है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, 26, 30, 28 या 32 में। भाई 32 तो बहुत लेट हो गया, 32 बहुत लेट हो गया, बताओ। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी 166 में देखेंगे तो हुआ था 1926 ईस्वी में। अगला सवाल है मेरे बच्चे, अगला सवाल है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। बिहार बोर्ड का ये बच्चों बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, 3 वर्ष बिहार बोर्ड ने पूछा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किनको पत्र लिखा है, तो भगत सिंह जी ने सुखदेव जी को पत्र लिखा है। जीवन को समाप्त कर देना है ना, जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है, यह कथन किसका है। किसने कहा था कि जीवन को समाप्त कर देना कायरता है। देखिए इस वीडियो को लाखों बच्चे देखेंगे और कुछ लोग बच्चों अपने जीवन देखो सिंपल आप समझ लीजिए कि संसार दुखों का घर है। अगर आप इस संसार में आए हैं, अगर आप इस संसार में आए हैं तो दुख झेलने के लिए तैयार रहिए। कभी परीक्षा में असफल होंगे तो दुखी होंगे, कभी पैसे की कमी से दुखी होंगे, कभी किसी लड़की द्वारा किसी लड़के द्वारा अपमानित किए जाने पर दुखी होंगे, कभी रिश्तेदार के द्वारा, कभी मम्मी पापा के द्वारा बोलने पर आप दुखी होंगे। आप दुखी होंगे, लेकिन बच्चों कभी भी अपने जीवन लीला को समाप्त करने के लिए अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो कभी ये हौसला नहीं कीजिएगा कि भाई अपने जीवन लीला को समाप्त कर दें, क्योंकि यह जीवन अद्वितीय है, यह जीवन भगवान ने दिया है, यह जीवन परमात्मा ने दिया है। आप जिसको भी मानते हो उसने आपको ये जीवन दिया है। इस जीवन के महत्व को समझना है, खुद के लिए जीना है, इस संसार में आके आपको कर्म करना है। देखिए कितना भी बड़ा जख्म हो, कितना भी बड़ा दुख हो, समय का परत इतना मोटा होता है, समय का परत इतना मोटा होता है कि उस जख्म को भर देता है। इसीलिए बच्चों कभी भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। कहते हैं जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है, ऐसा कहते हैं भगत सिंह जी। अगला सवाल है, भगत सिंह जी ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। अपराध के बदले दी गई फांसी को उन्होंने बच्चों, या देश सेवा के बदले दी गई फांसी, या दुर्घटना में हुई मृत्यु। नहीं बच्चों, कहते हैं देश की सेवा के बदले दी गई फांसी, है ना, देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह जी ने बिल्कुल ही सुंदर कहा है। अगला सवाल है कि भगत सिंह जी के चाचा का क्या नाम था, तो भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह था, आप लोगों को याद होगा। अगला सवाल है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किनका लिखा हुआ है, तो विद्यार्थी और राजनीति इसको लिखने वाले भगत सिंह जी हैं। अगला सवाल है, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती है। मतवाला पत्रिका मेरे बच्चे कोलकाता से, ऑप्शन नंबर सी होगा। मतवाला पत्रिका है ना 173 का, सॉरी डी होगा, कोलकाता से निकलता है। अगला सवाल है बच्चों, भगत सिंह प्रभावित थे, किन से प्रभावित थे, महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, फ्राइड से, या एडलर से। एडलर गलत है, फ्राइड गलत है। बताइए भगत सिंह जी किन से प्रभावित थे, भगत सिंह जी किन से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स से बहुत प्रभावित थे। अगला है, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह लेख किसका है, भगत सिंह जी का है। अगला सवाल है, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे बच्चों, पता है आपको ना। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह कौन थे, भगत सिंह के भाई थे। अगला सवाल है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक थे। मर्यादा, ब्राह्मण, कर्मवीर या प्रताप। मेरे बच्चे बताओ, और 500 रुपए जल्दी से अपने गुरुजी से जीत लो, है ना। मैं सोच रहा हूँ इस बार आप लोगों का पेपर के बाद एक मीटअप रखने का। बोलो कहाँ रखा जाए मीटअप, अरे भाई जल्दी बोलो कहाँ रखा जाए मीटअप। आप लोगों से मिलने की बड़ी बड़ी मेरे बच्चे क्या बोले, दिल में एक तरफ हो रही है कि आप लोगों से एक बार मिले, आप लोगों को करीब से देखने का मन करता है ना, बहुत।
बताओ मेरे भाई, बताओ आंसर, 177 का क्या होगा? तो गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक किया था उन्होंने? 170 नंबर सवाल में देखेंगे तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बच्चों, प्रताप का किया था। अच्छा, दरभंगा, पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बहुत बढ़िया भाई। चलो, बहुत, अब देखते हैं, भगवान जी से हमारी यही मनोकामना है कि कम से कम 2-3 जगह आप लोगों से मिले, और जो आप लोग पंसैया जीत जीत के रखे हैं, है ना। सर श्री कृष्ण की असली माँ कौन थी? वही देवकी उनकी असली माँ थी, है ना, असली। भगत सिंह जी ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो आपको वर्ष 1929 तो याद होगा, पर वो डेट बताना है आपको कि किस डेट में भगत सिंह जी ने अपने मित्रों के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। कृपया आप लोग डेट बताइए, प्लीज प्लीज प्लीज। 178 का ऑप्शन नंबर बी वह डेट है 8 अप्रैल 1929 को, जब भगत सिंह जी ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। कहते हैं कि बंदी जीवन किसकी रचना है? तो बंदी जीवन मेरे बच्चे रविंद्रनाथ ठाकुर की, माइकल मधुसूदन की, है ना। 179 का सही उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन, यानी बच्चों सचिंद्र नाथ सन्याल की। अगला सवाल है, प्रताप के संस्थापक कौन है? तो अभी हमने देखा था गणेश शंकर विद्यार्थी जी। अगला सवाल है, भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था, ऑप्शन ए सही है। अगला, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ रहा था? तो भाई पहला जो हमारा विश्व युद्ध था, हमने पढ़ा था अभी, उसमें इंग्लैंड तो जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था भाई, जर्मनी के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी। 183 में मैच कर लेता हूं, ठीक है, बिल्कुल सही है। कहते हैं बच्चे, चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था? क्लास 10th याद कीजिए, वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था कि वर्ष 1922 ईस्वी में बच्चों चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था, है ना। अगला सवाल देखते हैं, एक लेख और एक पत्र पाठ क्या है? यह एक ऐतिहासिक पत्र है, या स्मरण है, या कहानी है, या कविता है? यह एक ऐतिहासिक पत्र है बच्चों। अगला है, भगत सिंह जी के पिता का क्या नाम था? सरदार विष्णु सिंह, सरदार किशन सिंह, पीरत सिंह, कीरत सिंह? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जिला स्कूल पूर्णिया आइएगा ना सर? अरे हाँ, ये तो पास, मतलब हम आएंगे बच्चों, पूर्णिया वगैरह आएंगे, ठीक है ना। आप लोग परीक्षा देने आइएगा क्या? अच्छा, सेंटर पता चल गया आप लोग को? ओहो, मजा आ जाएगा, है ना। मिलेंगे हम तुमसे, तैयार रहना बचुआ, जल्दी आएंगे बाबू, जल्दी आएंगे बाबू, तैयार रहना बचुआ, पढ़ के तुम जाना, खाना पीना खा के जाना, परीक्षा में अच्छे से लिखना। तो भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था बच्चों? सरदार किशन सिंह। अगला सवाल देखते हैं, प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो वह बच्चों अर्थशास्त्री थे। 187 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे विद्यार्थी जी, बंदी जीवन किस लेखक की पुस्तक है? तो सचिंद्र नाथ सन्याल की पुस्तक है। अगला सवाल है, बंदी जीवन का अनुवाद किसने किया है? भगत सिंह ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, बालकृष्ण भट्ट ने। भाई बालकृष्ण भट्ट यहाँ कहाँ से आ गया? तो बंदी जीवन का बच्चों अनुवाद करने वाले भगत सिंह हैं। अगला सवाल देखते हैं, है ना, डॉन ब्रीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉन ब्रीन नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो ऑप्शन नंबर ए मेरे बच्चे सचिंद्र नाथ सन्याल है। अगला सवाल है, विद्यावती निम्नलिखित में से किनकी माता है? भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती और पिताजी का नाम किशन सिंह, सबको याद होगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किसने की थी? 12 वर्ष की उम्र में मेरे बच्चे जलियांवाला बाग जब 1913 ईस्वी में हुआ था, वहां से मिट्टी उठाकर मेरे बच्चे कहते हैं है ना भगत सिंह, ठीक है। चलो बच्चों, यही लास्ट हमारा 6 चैप्टर आज होगा, इसके बाद 7 चैप्टर हम लोग कल करेंगे। तो बच्चों बताइए कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। मैं बच्चों कोशिश किया हूं कि कोई मिस्टेक ना हो, फिर भी हम भी इंसान हैं, मिस्टेक हो सकता है, गलतियां इंसान से होती हैं। 192 में आप लोगों ने कितना सही किया कृपया बताइए। और अगर आपने कितना भी सही किया, इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि कल शाम तक इसको रट लेना है। कल शाम तक मेरे बच्चे किसी भी हाल में, कल शाम तक किसी भी हाल में इसका 100% तैयारी होना चाहिए। कितना परसेंट बोलो, है ना, 100% तैयारी कल शाम तक होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, कहते हैं कि पहला क्लास जब होता है ना, तो सबके अंदर मोटिवेशन होता है, सर चीर देंगे, फाड़ देंगे सर, अरे सर हमारे सामने कोई टिकने वाला है। लेकिन कल देखिएगा, आज कितने बच्चे जुड़े थे सेशन में? 21,000 बच्चे लाइव में थे।
21,000 बच्चे थे ना, अब देखिएगा कल मेरे बच्चे, कल सेशन में 16,000 से बेसी बच्चा नहीं जुड़ेगा, ये हम बता देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 5,000 बच्चा है, इसका मोटिवेशन जो है, इनका जो मोटिवेशन है, इनका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे। अब अगर किसी बच्चे का मोटिवेशन खत्म हो रहा है, अब अगर किसी बच्चे का मोटिवेशन खत्म हो रहा है, तो समझिए उनको हम भी मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्यारे बच्चों, हम आप लोगों से विनती करते हैं हाथ जोड़कर कि आप लोग अपना मोटिवेशन लेवल कम मत कीजिएगा। जैसा आज आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया हर क्लास में, मेरे बच्चे, शिक्षक भी एकदम पूरा जोश में रहे, आप लोग भी जोश में रहे, तो ऐसे कल भी आप लोग जुड़िएगा। जुड़िएगा कि नहीं बताइए, जल्दी से हाथ उठाकर बताइए, जुड़िएगा कल? कल आप लोग जुड़िएगा पूरा जोश के साथ। हाँ देखिए 40,000 लगभग पोल होने वाला है, कल आप लोग पूरा जोश के साथ जुड़िएगा ना जी। यस गुरुजी, यस गुरुजी, जुड़ेंगे। कल हम लोग 7 चैप्टर देखने वाले हैं, तो 7 चैप्टर सर, धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, हमारा कर्तव्य है आपको पढ़ाना बच्चों। हाँ चलिए, है ना, तो कल आप लोग को जुड़ना है। और लगभग देखिए 6 चैप्टर में 200 क्वेश्चन, 306 मतलब 1000 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। मतलब ग्रामर को भी ऐड कर दें तो अप्रोक्स 700-800-900 1000 क्वेश्चन के आसपास ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर आपको इसका टेस्ट लगवा देंगे, इसका एक जगह नोट्स बना करके दे देंगे, पढ़ते रहना बढ़िया से, समझे कि नहीं? चलिए, लव यू बच्चों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को पढ़ते रहिए अच्छे से। कल मिलते हैं। जो जो क्लास आपका है अपने टाइम पर पढ़ाई कीजिए। देखिए स्टार्ट कोई कर देता है, हम आपको बार बार कहते हैं, लेकिन अंतिम तक सब कोई लेकर नहीं जाता है। अच्छा कल परीक्षा है, कौन परीक्षा है कल रे? कल परीक्षा है, कौन चीज का परीक्षा है कल? कल कौन परीक्षा है? कल नहीं पढ़ाना है दिन में क्या? तब तो मार हो जाएगा, नहीं पढ़ाएंगे कैसे होगा? तो आज ही पढ़ाना था हमको। कल परीक्षा है क्या जी? कौन परीक्षा है कल? प्रैक्टिकल वाला? अरे भैया किसका किसका प्रैक्टिकल वाला परीक्षा है जी? किसका किसका परीक्षा है? कोई एक मतलब साइंस का या आर्ट्स का, किसका है? गुरुदेव ज्योग्राफी का परीक्षा है गुरुजी। और किसका है? ज्योग्राफी का। और किसका है? साइंस में किसका है? सर आप सहरसा देखे हैं? हाँ देखे, वहाँ बिहार का लगभग सब जगह घूमे हैं हम। इधर कटिहार से शुरू कीजिए, साइंस वाले का कटिहार से लेकर के शुरू करते हैं। कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, मधेपुरा हो गया, मधुबनी हो गया, सब देखे हैं मेरे बच्चे, समझे? भागलपुर हो गया, बगल में बांका हो गया, बगल में जमुई हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं उधर जी, अरे कौन जगह है, मुंगेर हो गया। इधर से चलते हैं, ये सब मतलब खगड़िया हो गया, क्या बोलते हैं इसको, समस्तीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, मधुबनी तो बोल दिए, सहरसा हो गया, ये सब जगह घूमे हैं हम। पटना, उसका आसपास में जहानाबाद, औरंगाबाद, ठीक है। और कौन सा जगह है? और हाँ औरंगाबाद, जहानाबाद हो गया ना, नालंदा हो गया, सब जगह घूमे हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी हो गया, हाँ आरा हो गया, सब जगह घूमे हैं। रोहतास हो गया। चलो बाय, ठीक है। हाँ भाई, लव यू सभी को। हाँ गया भी गए हैं, गया भी, बहुत गया हम गए थे। चलो भाई, फिजिक्स का कल पेपर है आप लोग का ना, बायोलॉजी फिजिक्स, ठीक है। देखते हैं, हम मैसेज करके देखते हैं ग्रुप में, ग्रुप में व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। सर 14 को केमिस्ट्री फिजिक्स का है, 14 को परब है ना रे, लारू परब। 19 को एग्जाम है साइंस का, 19 को तो मेरा जन्मदिन है रे, 19 को तो नहीं समझता है जी। लव यू। सब लोग कमेंट करना आज का सेशन कैसा रहा, सब लोग कमेंट करना। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। 250 रुपये लगता है, जो नए बच्चे हैं 250 रुपये में जाकर के अपना क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिए। 250 रुपये आपके मार्कशीट को बदल देगा, मार्कशीट में बहुत बदलाव ला देगा। इसके अंदर टेस्ट भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, पैनल पीडीएफ मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लव यू, बाय।